वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 28 अक्टूबर 2025 और 28 अक्टूबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025, मलेशिया में आयोजित 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 और भारत के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई के रूप में सिफारिश के नाम किसे की गई है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। तो ये जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएससी, आरएस, रेलवे, दिल्ली पुलिस, ऐसे एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड, ईओआरओ, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित है, क्योंकि डेली आपको पूरे फैक्ट के साथ, पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में ये क्लास आपको मिलती रहेगी। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सबसे पहले हम करते हैं कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा मलेशिया में सुल्तान जोहर कप हॉकी प्रतियोगिता में भारत की जूनियर हॉकी टीम को किस पदक से नवाजा गया? रजत पदक। पृथ्वी को हाल ही में एक नया अंतरिक्ष साथी मिला है, 2025 PN7 नाम का एक छोटा क्षुद्र ग्रह। इसकी पुष्टि किस संस्था ने की? तो ये की थी नासा ने। गंगा नदी पर बन रहा आधुनिक सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु किस स्थान पर स्थित है? इस ऋषिकेश में। वर्ष 2025 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का पुरस्कार किस भारतीय बैंक को दिया गया? तो ये दिया गया है SBI को। कौन से भारतीय मूल के इतिहासकार ने अपनी पुस्तक द बर्निंग अर्थ एन एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स के लिए ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज 2025 जीता? सुनील अमृत ने। भारत को खेलों में डोपिंग के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के अंतर्गत COP10 ब्यूरो में किस पद पर पुनः निर्वाचित किया गया? तो ये बने हैं भारत उपाध्यक्ष। भारत सरकार ने अंडानी पावर के गोडा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ने की अनुमति दी है। यह पावर प्लांट किस देश को बिजली निर्यात करने के लिए बनाया गया था? बांग्लादेश को। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है। ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर 2025 की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको डेली क्लास का टेस्ट, डेली PDF, वीकली टेस्ट मिल चुका है। मंथली टेस्ट अभी अक्टूबर महीने का मिल जाएगा और अक्टूबर महीने की PDF आपको मिल जाएगी। अब ध्यान रखना, इसके अंदर सिर्फ आपको करंट मिलेगा 31 दिसंबर तक। उसके बाद में 1 जनवरी से अपनी नई टेस्ट सीरीज लॉन्च हो जाएगी, उसके अंदर मिलेगा। क्योंकि हमारा टारगेट है अभी इसके अंदर आपको पूरे 1 साल का करंट दे दिया 2025 का, डेली, वीकली, मंथली और मंथली PDF। जो भी साथी आज ये टेस्ट सीरीज ले रहा है तो भी उनको 31 दिसंबर तक ही करंट मिलेगा बस। यानी कि 2025 पीछे वाला भी करंट मिल जाएगा और 31 दिसंबर तक आपको करंट मिल जाएगा। यानी कि पूरे 1 साल का करंट आपको इसके अंदर मिलेगा। तो जरूर आप ज्वाइन करें अच्छे तरीके से। तो सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक से। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और करते हैं आज की क्लास की स्टार्ट। 28 अक्टूबर 2025 पहला प्रश्न आपके सामने। भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 में विज्ञान रत्न सम्मान किसे दिया गया है मरणोपरांत? ये गजब का प्रश्न है। अभी ये लगभग इसी महीने इनकी घोषणा हो जाती है। पिछली बार भी ये दिए जा चुके हैं। ये दिए जाते हैं 4 श्रेणियों में। यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 है ना, ये मिलते हैं 4 श्रेणियों में। ठीक है, 4 श्रेणियों में मिलते हैं। उसके अंदर एक तो है विज्ञान रत्न। तो विज्ञान रत्न मरणोपरांत सम्मान किसे दिया गया? तो ये दिया गया है प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर है। प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को अब की बार मिला है विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये राष्ट्रीय जो विज्ञान पुरस्कार है ये दिया जाता है 4 श्रेणियों के अंदर, जिसमें से विज्ञान रत्न किसको मिल गया? प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया जाएगा। अब देखो डिटेल इसके बारे में। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 घोषणा 26 अक्टूबर 2025 को। पुरस्कार का स्तर ये देश का सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान है, यानी कि वैज्ञानिक के क्षेत्र में सबसे बड़ा ये पुरस्कार माना जाता है। कुल श्रेणियां हैं 4। विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा भटनागर और है विज्ञान टीम। ये है 4 श्रेणियां जिसके अंदर ये
जो है अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, अब ये प्रश्न आ चुका है, अभी जो रेलवे लोको पायलट का एग्जाम हुआ था ना, उसके अंदर ये प्रश्न आया था, अभी राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है वो कुल कितनी श्रेणियों के अंदर दिया जाता है, तो 4 श्रेणियों के अंदर ये अवार्ड मिलता है। पिछली बार भी मैंने करवाया और अब की बार भी मैं आपको अच्छे तरीके से करवा रहा हूँ। तो विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा भटनागर और विज्ञान टीम। मुख्य श्रेणी विज्ञान रत्न किसको मिला, विजेता मरणोपरांत प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को यह अवार्ड मिले जा रहा है, विज्ञान रत्न। और विज्ञान श्री पुरस्कार विजेता कौन कौन है, देखो अब की बार तो इतनों को मिलेगा। डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह कृषि विज्ञान में, डॉक्टर यूसुफ मोहम्मद शेख परमाणु ऊर्जा, डॉक्टर के थंगराज जैविक विज्ञान, प्रोफेसर प्रदीप थलपिल रसायन विज्ञान से, प्रोफेसर अनिरुद्ध भालचंद्र पंडित अभियंत्रण विज्ञान में, डॉक्टर एस वेंकट मोहन पर्यावरण विज्ञान, प्रोफेसर महान एमजे गणित एवं कंप्यूटर विज्ञान, श्री जैन एन अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। यानी कि ये अवार्ड सिर्फ वैज्ञानिक के क्षेत्र में अवार्ड मिलता है। तो विज्ञान श्री पुरस्कार वो इतने व्यक्तियों को दिया जाएगा। और एक होता है विज्ञान टीम पुरस्कार। विज्ञान टीम पुरस्कार CSIR अरोमा मिशन टीम है, जिसको कृषि विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट सामूहिक शोध कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा। पिछली बार जो विज्ञान टीम पुरस्कार मिला था ना, वो अपनी जो चंद्रयान 3 की टीम है ना, उनको मिला था। और अब की बार मिला है CSIR अरोमा मिशन टीम को, अब की बार विज्ञान टीम का पुरस्कार मिला है। अब ये सारी चीज़ें भाई अच्छे तरीके से पढ़ लेना, कहीं से भी किसी भी प्रकार का प्रश्न यहाँ से बन सकता है। भारत के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI के रूप में किसका नाम सिफारिश किया गया है, ये लीजिए भी धीरे धीरे समय आ रहा है, क्योंकि पिछले जो 52वें मुख्य न्यायाधीश थे अपने भारत के अंदर चीफ जस्टिस, उनका 6 महीने का कार्यकाल था, लेकिन अब 53वें चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत। ऑप्शन नंबर C, कौन बनने जा रहे हैं, जस्टिस सूर्यकांत। देखो नाम है जस्टिस सूर्यकांत, संभावित है भी ये 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI बनेंगे। मौजूदा जो वर्तमान में है जस्टिस भूषण R गवई ने इनके नाम की सिफारिश कर दी है। यानी कि वर्तमान में जो 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं BR गवई, उन्होंने इनके नाम की सिफारिश की। कार्यकाल समाप्त होगा 23 नवंबर 2025 को और ये शपथ लेंगे 24 नवंबर 2025 को। इनका कार्यकाल रहेगा 9 फरवरी 2027 तक, यानी कि लगभग 14 महीने तक इनका समय रहेगा। तो धीरे धीरे ये लगभग बढ़ते जा रहे हैं, तो इनका समय रहेगा 9 फरवरी 2027। ठीक है, तो ये लगभग 14 महीने तक इनका समय रहेगा। तो कौन बनने जा रहे हैं, जस्टिस सूर्यकांत, देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश। प्रधानमंत्री मोदी ने 26 अक्टूबर 2025 को मलेशिया में किस कार्यक्रम में वर्चुअली भाग लिया है, ये गजब का प्रश्न है भी, और यहाँ से जाहिर सी बात है सीधा सीधा एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 26 अक्टूबर 2025 को मलेशिया के अंदर 2 सम्मेलन हुए। एक तो 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 और एक है 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2025। इसका उत्तर होगा A और B दोनों। अब ध्यान रखना, ये तो है 47वां आसियान शिखर सम्मेलन, ये है 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन। इन दोनों के अंदर मोदी जी ने वर्चुअली रूप से भाग लिया है, गए नहीं है, सिर्फ वर्चुअली रूप से भाग लिया है। तो उत्तर होगा इसका A और B दोनों, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, देखो नरेंद्र मोदी ने 26 अक्टूबर 2025 को मलेशिया में आयोजित 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 और 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन में वर्चुअली रूप से भाग लिया है। उन्होंने घोषणा की कि 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में बनाया जाएगा। ये पॉइंट नोट कर लेना, भी मोदी जी ने घोषणा कर दी कि 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। आसियान की अध्यक्षता करी है वर्तमान में, 2025 में मलेशिया आसियान का अध्यक्ष रहा था और 2026 में रहेगा फिलीपींस आसियान का अध्यक्ष रहेगा, क्योंकि अब की बार मलेशिया के अंदर आसियान का सम्मेलन हुआ है, तो जाहिर सी बात है मलेशिया ही होगा। और 2026 में कौन इसकी अध्यक्षता करेगा, फिलीपींस से करेगा। ये याद रखना अच्छे तरीके से। अगला देखो, 26 अक्टूबर 2025 को कौन सा देश आधिकारिक रूप से दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन एशियन का 11वां सदस्य देश बना है। ये लीजिए भी ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि लगभग तो मैंने चीज़ें बता दी है। तो एशियन का 11वां सदस्य देश बन चुका है तिमोर लेस्ते। यहाँ पे ऑप्शन नंबर C तिमोर लेस्ते बन चुका है। तो अभी हाल ही में मलेशिया के अंदर इसका आयोजन हुआ है। दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों का संगठन है एशियन, और इसका 11वां सदस्य देश बन चुका है
तिमोर लेस्ते। अब इसके बारे में डिटेल देखो। तिमोर लेस्ते आधिकारिक रूप से दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन का 11वां सदस्य देश बन चुका है। इसका दूसरा नाम है तिमोर लेस्ते, यानी कि ईस्ट तिमोर भी बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम है तिमोर लेस्ते। कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित 22वां एशियन शिखर सम्मेलन के दौरान इसको क्या है 11वां सदस्य देश बनाया गया। अब टोटल एशियन की कुल सदस्य संख्या अब कितनी हो चुकी है? 11 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 11। अब एशियन की स्थापना कब हुई? 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक थाईलैंड में अंदर इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना स्थल, संस्थापक देश देखो, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड उस समय संस्थापक देश थे। और इसका सचिवालय कहाँ पे है? जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय। कई बार क्या है इस प्रकार का बेसिक सा भी करंट के अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है कि एशियन की स्थापना कब हुई? तो 8 अगस्त 1967 को, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। याद रखना, अब इसका 11वां सदस्य देश बन चुका है, तिमोर लेस्ते बन चुका है। नेक्स्ट देखो, यूरोपीय संघ ने वर्ष 2025 के लिए सखारोव पुरस्कार किसे देने की घोषणा की है? यूरोपीय संघ ने वर्ष 2025 के लिए सखारोव पुरस्कार किसे देने की घोषणा की? तो ये होगा ऑप्शन नंबर 1। एक तो बेलारूस के आंद्रेज पोकजोबूत है, और दूसरे हैं जॉर्जिया की मजिया अमागलोबली। अब देखो नाम भी इसी प्रकार है, क्या करें इस प्रकार के यूरोपीय संघ के जो साथी हैं उनके इसी प्रकार के नाम है। तो यूरोपीय संघ ने वर्ष 2025 के लिए सखारोव पुरस्कार देने की घोषणा की। बेलारूस के आंद्रेज पोकजोबूत और जॉर्जिया की मजिया अमागलोबली, ये इन दोनों को सखारोव पुरस्कार दिया जाएगा। बस ज़्यादा आपको डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको बस नज़र में रखना है, ठीक है। इस पुरस्कार का उद्देश्य मानवाधिकारों और बुनियादी स्वतंत्रताओं के क्षेत्र में असाधारण योगदान देने वालों को सम्मानित करना। और सखारोव पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1988 में यूरोपीय संसद द्वारा स्थापित। 2025 के विजेता बेलारूस के आंद्रेज पोकजोबूत को और जॉर्जिया की मजिया अमागलोबली को, इन दोनों को सखारोव पुरस्कार, और ये दोनों के दोनों जेल में बंद पत्रकार, यानी कि पत्रकारिता के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है। 26 अक्टूबर 2025 को किस भारतीय नौसेना के जहाज ने मॉरिशस हाइड्रोग्राफिक सर्विस के सहयोग से एक प्रमुख हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर है। किस भारतीय नौसेना का जहाज है जिसने मॉरिशस हाइड्रोग्राफिक सर्विस के सहयोग से एक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है? तो इसका उत्तर होगा INS सतलज। कौन सा नौसेना जहाज है? INS सतलज। नाम याद रखना भी इसी प्रकार के इनके नाम है, और इसने हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण है वो पूरा कर लिया है। तो घोषणा करने वाला संगठन है भारत का रक्षा मंत्रालय। संबंधित नौसैनिक जहाज INS सतलज, जिसने भारतीय नौसेना का एक उन्नत हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत है माना जाता है। तो ये INS जो सतलज है ये भारतीय नौसेना का एक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत है। ये सहयोगी देश या एजेंसी मॉरिशस हाइड्रोग्राफिक सर्विस है। इसका क्षेत्रफल लगभग 35,000 वर्ग नॉटिकल मील क्षेत्र में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पूरा किया गया, यानी कि लगभग मॉरिशस से इसने 35,000 वर्ग नॉटिकल मील क्षेत्र में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पूरा किया। ये भारत मॉरिशस का 18वां संयुक्त सर्वेक्षण मिशन है। ये पॉइंट भी नोट कर लेना भी, ये भारत मॉरिशस का 18वां संयुक्त सर्वेक्षण मिशन है। यह मिशन भारत की महासागर समुद्री नीति का हिस्सा है। जो ये मिशन चला था ना अभी, ये भारत की जो महासागर समुद्री नीति है उसका हिस्सा ये माना गया है। तो याद रखना इसको अच्छे तरीके से, कौन सा है? INS सतलज। भारत पहली बार एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप की बैठक और कार्यशाला की मेजबानी कब करने जा रहा है? गजब का प्रश्न है भी, क्योंकि भारत जब पहली बार किसी कार्यशाला या बैठक की मेजबानी करता है तो जाहिर सी बात है एग्जाम में प्रश्न आना निश्चित है। तो इसके लिए भारत है वो पहली बार एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप की मेजबानी करने जा रहा है। तो ये आज से स्टार्ट होगा भी, 28 से लेकर 31 अक्टूबर 2025, यानी कि आज से स्टार्ट होने जा रहा है। 28 से लेकर 31 अक्टूबर तक भारत इसकी मेजबानी करेगा। तो आयोजन की तारीख 28 से 31 अक्टूबर 2025। कार्यक्रम का नाम एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप की बैठक और कार्यशाला की मेजबानी। मेजबान देश है भारत। आयोजक संस्था विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो और नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार इसके अंदर आयोजक संस्था रहेगी। और इसमें अंदर उद्घाटन करने वाले
केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री श्री राम मोहन नायडू द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। भाई इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि इस प्रकार का हमें लगता नहीं है भी क्या ये क्वेश्चन है, लेकिन आजकल एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा चक्रवात मोन्था आंध्र प्रदेश के किस स्थान के पास तट से टकरा सकता है। ये तो पूरा चर्चा में है, आपने न्यूज वगैरह पढ़ी होगी तो इसमें पढ़ा होगा आपने अच्छे तरीके से। तो ये लगभग भी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा उसी की तरफ से आया हुआ है। आंध्र प्रदेश के किस स्थान से ये टकरा सकता है? आज ये काकीनाडा, आंध्र प्रदेश के अंदर एक स्थान है काकीनाडा, जहाँ ये आज 8 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के पास तट से टकरा सकता है। इसका नाम याद रखना, चक्रवात मोन्था। देखो स्थान और दिशा, बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात मोन्था आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। 28 अक्टूबर की शाम या रात को आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के पास तट से ये टकरा सकता है। आज ये अभी चल रहा है और इसमें तूफान के दौरान हवाओं की रफ्तार रहेगी 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच सकती है। और थाईलैंड ने इस चक्रवात को मोन्था नाम दिया है, ये याद रखना भी। थाईलैंड ने इस चक्रवात को नाम क्या दिया है? मोन्था नाम दिया है। ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल चक्रवात से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कहाँ पे बना? बंगाल की खाड़ी में, और कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के अंदर। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने आधिकारिक रूप से HARBI NGER 2025 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन का शुभारंभ किया है। यह आरबीआई का चौथा ग्लोबल हैकथॉन है। बस ये थोड़ा सा नज़र में रखना भी, इस प्रकार का आरबीआई का चौथा ग्लोबल हैकथॉन है ये। दूसरा है, स्वतंत्र वामपंथी नेता कैथरीन कोनोली आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति महिला बनी है। ये गजब का प्रश्न है भी। स्वतंत्र वामपंथी नेता है कैथरीन कोनोली, ये आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति महिला बन चुकी है। और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 अक्टूबर 2025 को इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया है। ये तीनों के तीनों भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि जब आपको संडे के दिन वीकली क्लास आती है तो वहाँ पे आपको इनके MCQ क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। प्रताप क्लासेस के नाम से टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन किया करो, ताकि आपको कोई करंट है, कोई लिंक है, सब आपको इससे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया बर्लिन, जर्मनी के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, कौन सा भारतीय राज्य अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य घोषित होने जा रहा है? तमिलनाडु, केरल, सिक्किम, कर्नाटक? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास, ठीक है, 28 अक्टूबर 2025 की। और ये अपनी स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2026 के लिए करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में। कहाँ पे? प्रताप क्लासेज का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जहाँ पे आप ये फर्स्ट ग्रेड की करंट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान तीनों का करंट आपको एक साथ उपलब्ध हो रहा है। इसमें वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली PDF, इसके अलावा जो भी क्लासें आएगी उनका टॉपिक वाइज भी आपको टेस्ट इसके अंदर मिलेगा। अच्छे तरीके से जरूर आप ज्वाइन करें, बढ़िया तरीके से एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की टेस्ट सीरीज चल रही है, राजस्थान SI पुलिस की SI एग्जाम की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। तीनों का करंट आपको एक साथ उपलब्ध हो रहा है। फिर ये अपनी रीट मेंस की SST की चल रही है, जरूर आप ज्वाइन करें अच्छे तरीके से। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक से। अपने डेली करंट का यही फ़ायदा है कि आपको डेली की करंट मिलती रहे और ज़्यादा आपका समय भी ज़ाया न हो और आपका अच्छे तरीके से करंट तैयार होता जाएगा। ये अपना टारगेट है। अब आपको देखो 16-17 मिनट की डेली क्लास मिलती है और अपना एग्जाम के अंदर प्रश्न भी पूछा आ जाएगा। अभी वीडियो का एग्जाम होगा तो अभी आपको टेलीग्राम पर सारी सूचना मिल जाएगी कहाँ से किस प्रकार का प्रश्न है। और आप जो डेली क्लास देख रहे हैं उसी को फायदा मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।